हाय दोस्तों, आज आप फिर से एक्सपर्ट ज्ञान चरण में आपका स्वागत करते हैं। और आज प्रश्नावली 1 का ई वास्तविक संख्याएं और कक्षा 10 के गणित के लिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1 का ई, ठीक है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों, और बहुविकल्पीय प्रश्नों में चार विकल्प दिए हुए हैं और 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनना है दोस्तों। चलिए हम प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 की बात की जाए, ये कह रहा है कि धन पूर्णांक, क्या कह रहा है, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले वाला धन पूर्णांक क्या होगा। मतलब 6a + 5 से ठीक पहले वाला धन पूर्णांक। चलिए इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। इसके ठीक पहले वाला यानी कि इसमें से क्या कर लेते हैं, एक घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6a + 5 में से हम क्या कर देंगे, -1 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 6a - 4, ठीक है दोस्तों। 6 + 4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक ना। तो इसमें कौन सा दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6a + 4, यानी कि इसके ठीक पहले वाला, इसके ठीक पहले यानी कि 6 + 5 के ठीक बाद 6 + 6 6 आएगा, और 6 + 5 के ठीक पहले क्या आ जाएगा, 6 + 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, यानी कि 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ 22/7 दोस्तों, दूसरा दिया हुआ है पाई दोस्तों, तीसरा दिया हुआ है 0.69 दोस्तों, और चौथा दिया हुआ है, देख लेते हैं चौथा दिया हुआ है दोस्तों कि 5/16 में 16, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला दिया हुआ है 22/7, तो ये परिमेय है। ये क्या है, परिमेय। हमको ढूंढना क्या है, इसमें लिखा क्या है, अपरिमेय संख्या बताइए, यानी कि अपरिमेय संख्या है 22/7, ये परिमेय है। ये पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। यहां पर भी ध्यान दीजिए, करणी में 16 है, तो 16 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4, यानी कि 5/4 हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, और इसको भी हम परिमेय लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। इसका पहला दूसरा सही हो जाएगा, इसका भी दूसरा ही सही होगा, यानी कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है संख्या 4 करड़ी में 3 क्या है, संख्या 4 करड़ी में 3 क्या है दोस्तों। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला लिखा हुआ पूर्णांक, तो पूर्णांक नहीं है दोस्तों। दूसरा लिखा हुआ परिमेय, तो 4 करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 है इसलिए परिमेय नहीं, क्योंकि करड़ी से बाहर नहीं हो सकता है। अगर करड़ी में कोई संख्या है तो संख्या परिमेय नहीं है। तीसरा दिया है अपरिमेय है, तो बिल्कुल सही दोस्तों, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा सही कर लीजिएगा, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय है दोस्तों, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं, तो जब अपरिमेय बता दिया है तो क्या है, 4 करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 क्या है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, यानी कि 4 संख्याएं दी हुई दोस्तों, इसको लिख लेते हैं। पहला है करड़ी में 5, दूसरा है करड़ी में 1, तीसरा है करड़ी में 1 + 4/9, और चौथा है करड़ी में 2.5, ठीक है दोस्तों। तो क्या कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहला करड़ी में 5 है, क्या कह रहा है, परिमेय संख्या ढूंढना है। तो पहला करड़ी में 5 है, ये परिमेय नहीं है। करड़ी में 1 है, करड़ी में 1 को जब हम सॉल्व करेंगे, करड़ी से बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो करड़ी में 1 क्या है आपका, परिमेय संख्या है, ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 + 4/9 है। अगर केवल 4/9 होता तो ये परिमेय संख्या होती, और करड़ी में 2/5, ये भी करड़ी में 2.5, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका उत्तर नंबर दूसरा सही है, यानी कि करड़ी में 1 क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि ये आंसर सही है। चलिए प्रश्न नंबर 5वां देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5वां क्या है, लिख रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या, फिर इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है 2.73 2416, उसके बाद कंटिन्यू करके डॉट दे दिया है, ठीक है। दूसरा विकल्प क्या दिया है, करड़ी में 7। तीसरा विकल्प क्या दिया है दोस्तों, 2.737373, और चौथा क्या दिया है दोस्तों, जरा एक बार इसको भी देख लेते हैं, करड़ी में 0.9, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि पहला ये देखिए 2 दशमलव कह रहा है, परिमेय संख्या बताना है इसमें भी,
तो 2.73241 उसके बाद कंटिन्यू कर दिया, यानी कि अभी तक इसका अंत तो नहीं है। जब अंत नहीं है तो परिमेय बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हमको इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते हैं। करड़ी में 7 है तो ये करड़ी से बाहर हो नहीं सकता, इसलिए क्या है ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये लिखा है तीसरा 2.73737, यानी कि देखिए 2 दशमलव के बाद 7373 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2.73 के ऊपर बार, यानी कि ये क्या है, कैसी संख्या है, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। और चौथा क्या है, चौथा 0.9 है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या इसमें सही उत्तर ले लेंगे, इसमें सही उत्तर हमारा क्या तीसरा हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 2.737373 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सही है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये क्या कह रहा है दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम संख्या निम्नलिखित है। ठीक है, पहले देखिए पूर्णांक यम कैसा है, यम क्या है, यम एक पूर्णांक है, यम एक पूर्णांक है दोस्तों, देख लेते हैं इसको, यम एक पूर्णांक है। तो इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ, ऑप्शन लिख लेते हैं दोस्तों। पहला दिया है यम, दूसरा दिया है यम प्लस 1, तीसरा क्या दिया है दोस्तों 2m, और चौथा क्या दिया है दोस्तों 2m प्लस 1। ठीक है, तो इसको पहले हम एक बार सिद्ध कर लेते हैं, हल कर लेते हैं कि यम बराबर, अगर हम यम बराबर रख लें 1 2 3 4 5 लेके कुछ भी ऐसे रखते चले जाएं, तो क्या कह रहा है कि यम के लिए प्रत्येक सम संख्या, यानी कि अगर हम यम के बराबर 1 रख रहे हैं तो विषम होगा, यम के बराबर 2 रखेंगे तभी विषम होगा, यानी कि ये नहीं हो सकता, पहला गलत है। यम प्लस 1, यानी कि अगर यम को हम 1 मान लें और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, सम तो हो जाएगा, लेकिन 2 अगर हम मानेंगे, यानी कि हम बराबर अगर 2 रखेंगे 2 + 3 यहाँ गलत हो जाएगा, ये भी विषम हो जाएगा। यहाँ 2m है दोस्तों, ज्यादा ध्यान दीजिए, 2m है दोस्तों। तो क्या करना है, अगर हम यम बराबर 1 रखेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, यम बराबर 2 रखेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, यम बराबर 3 रखेंगे 2 3 6 हो जाएगा, यम बराबर 4 रखेंगे 2 चौके 8 हो जाएंगे, यम बराबर 5 रखेंगे 2 25 10, यानी कि यम बराबर अगर हम 2m, यहाँ पर यम के मान कोई भी रखें, यम का मान यहाँ पर कुछ भी रखें तो हर स्थिति में क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, और सम ही पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और 2m + 1 रखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर देंगे यहाँ ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2m इसका क्या हो जाएगा, 2m ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या है 2m, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7वें पर चलते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर इसका 7वां क्या है, इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। लिखा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा, यानी कि q के लिए प्रत्येक कैसा पूर्णांक होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो इसमें पहले ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। पहला दिया है q, दूसरा क्या दिया है दोस्तों q + 1, तीसरा दिया है 2q, और चौथा दिया है दोस्तों 2q + 1 दिया है दोस्तों। चलिए यहां पर क्या कर लेते हैं, हर एक स्थिति में क्या है, अगर q बराबर, हम अगर यहां क्या कर लें, q बराबर क्या मान लें 1 2 3 4 5 ऐसे ही मानते चले जाएं, तो q बराबर हम अगर 1 2 3 4 5 रखें तो हर स्थिति में क्या आना चाहिए, विषम संख्या आनी चाहिए। तो अगर हम q बराबर खाली q का मान रखेंगे 1 2 3 4 तो हर स्थिति में विषम नहीं आएगा, क्योंकि 2 अगर रख दिया जाएगा 2 सम हो जाएगा। यहाँ q के यहाँ पर q + 1 में अगर हम रख लें 1 2 3 4 q का मान रख लें तो यहाँ सम आएगा, विषम आएगा, दोनों चीजें आएंगी। 2q की जगह पर रखेंगे तो हमेशा सम आएगा, विषम आएगा ही नहीं। और 2q + 1, अब देखिए अगर हम 2q + 1 के यानी कि 2 × 1, यानी कि q बराबर हम क्या रख लें, तारा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या लिख लें, q बराबर 1 अगर हम रख लें तो क्या आ जाएगा 2 × 1 + 1 बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर सम विषम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे तो हर प्रत्येक स्थिति में, यानी कि अगर हम क्या रख लें q बराबर 2 रख लीजिए, चलिए q बराबर 2 रख लीजिए, तो 2 × 2 + 1 बराबर 2 दूना 4 1 5, यानी कि हर स्थिति में क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है कि 2q + 1 अगर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हर स्थिति में क्या आएगा, विषम आएगा, यानी q पूर्णांक क्या आ जाएगा, हर स्थिति में क्या आएगा, विषम आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं, इसमें क्या लिख रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि संख्या n² - 1, पहले दिया है संख्या n² - 1, ठीक है, कह रहा है 8 से विभाज्य होती है, क्या कह रहा है 8 से विभाज्य होती है, 8 से विभाज्य होती है, 8 से विभाज्य होती है यदि n एक कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृतिक संख्या या विषम संख्या या सम संख्या है। यानी कि चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन एक सही है। पहला ऑप्शन है पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या,
तीसरी है विषम संख्या और चौथा क्या है, सम संख्या है। यानी कि n में हम क्या रख लें, सम रखें, विषम रखें, या पूर्णांक इसको माने या प्राकृत माने, जो कि 8 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो हम क्या रखेंगे, n बराबर 1 2 3 4, यानी कि n बराबर हम विषम संख्या मान लेते हैं, क्योंकि ये सम है, अगर इसमें से घटाएंगे तभी सम आएगा, विषम में से जब एक घटाएंगे तभी सम आएगा, और सम संख्या से सम संख्या तभी कटेगा। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर, n बराबर 1 3 5 7 जो भी है इसको मान लेते हैं, विषम संख्याएं मान लेते हैं। तो हम रख रख के चेक कर लेते हैं क्या आना चाहिए। n बराबर अगर हम क्या रख लें, 1 रख लें, तो क्या आ जाएगा, a बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, n स्क्वायर माइनस a के बराबर हम क्या लिख लें, 1, तो 1 का 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अगर हम n बराबर क्या रख लें, 3 रख लें, तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या रख लें, 3 त्रिका 9, यानी कि अगर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1 बराबर 8। यानी कि अगर हम कोई विषम संख्या रखेंगे, कई संख्या रखेंगे, विषम संख्या रखेंगे, तब वो संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी दोस्तों। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, विषम संख्या। यानी कि अगर विषम संख्या n बराबर रख लेंगे, यानी कि जगह पर कौन सी संख्या रखेंगे, विषम संख्या रखेंगे, तो क्या होगा, वह 8 से भाज्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, विषम संख्या सही है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9, 9वां प्रश्न है, यदि 65 और 117 के HCF, यानी कि 65 और 117 के HCF को, के किसको, HCF को किसके रूप में लिखा जा रहा है, 65m माइनस 117 के रूप में विभाज्य होगा, तो अगर के रूप में व्यक्त किया जाए तो क्या होगा, यम का मान क्या होगा। यानी कि पूछ रहा है कि फिर वहां पर क्या आएगा, यम बराबर क्या आएगा, यही पूछ रहा है, यही हमको बताना है कि यहां पर जो यम लिखा है 65 यम, ये क्या आएगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं इसको। चलिए दोस्तों, इसको हम हल कर लेते हैं। हल कर लेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, 65 और 117 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 65 और 117 का तो 5 गुणे 13, यानी कि 13 5 65, और 117 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुणे 13, यानी कि 3 त्रिक का 9 और 13 नमा 117। तो इन दोनों का अगर HCF दिखा रहा है, दोनों में क्या कॉमन है, 13 दोनों में कॉमन है। तो HCF बराबर क्या कर लेंगे, HCF बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। HCF बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। ठीक है, और हम इस 13 को क्या कर लेते हैं, अब देख लेते हैं कि HCF बराबर 13 आ गया है। अब क्या कर लेते हैं, हम HCF मान लेते हैं इसका 13, तो अब हमें HCF की जगह पर 13 रख लेंगे, यानी कि HCF के बराबर दिया है 65 माइनस 117, तो हम HCF के बराबर यानी कि 13 बराबर, यानी कि देख लीजिए 65m माइनस 117 बराबर किसके हो जाएगा, 13 के। ठीक है, तो अब इसको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 65m बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 65m बराबर 130, तो m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 130 बटा 65। ठीक है, तो 65 दूना 130, तो m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। आपसे पूछा गया था कि m बराबर क्या है, m की वैल्यू क्या है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 2 आ जाएगी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2, जो दूसरा ऑप्शन है 2 लिखा है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं आगे बढ़ करके। चलिए दोस्तों, इस प्रश्नावली का अगला प्रश्न है 10वां, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचता है। तो संख्या क्या कर दी गई है, 70 और 125 में किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है, और भाग देने पर क्या रहा है, क्रमशः शेषफल क्या बच रहा है, 5 और 8 बच रहा है। यानी कि एक बार इसमें भाग दिया जा रहा है, एक बार इसमें भाग दिया जा रहा है, इसमें भाग देने पर 5 बचता है, उसमें भाग देने पर क्या बचता है, 8 बचता है। दोनों में से हम क्या करते हैं, उसको घटा लेते हैं संख्या को। तो 70 में से 5 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा दोस्तों, और 125 में से 8 घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 117। तो जो दोनों संख्याएं प्राप्त हुई हैं, इनका हम क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, HCF निकाल लेते हैं। तभी तो पता चलेगा किस संख्या से भाग दिया गया, HCF निकाल लेते हैं। तो 65 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 5 गुणे हो जाएगा 13 दोस्तों, और 117 का कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 13, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। यानी कि 13 से अगर हम 70 में भाग देंगे तो 5 शेष आएगा, और 13 में 125, 13 से 125 में भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, 8 शेष आएगा दोस्तों। तो वह संख्या कौन सी होगी, 13 ही होगी दोस्तों। चलिए हम अपने अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं।
दोस्तों दिया हुआ है प्रश्न संख्या 11, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर लिख दिया जाए x क्यूब y स्क्वायर और b बराबर लिख दिया जाए एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब मासा क्या होगा। ठीक है, और ऑप्शन देख लीजिए, पहले ऑप्शन में दिया है एक्स वाई, दूसरे ऑप्शन में दिया है एक्स वाई स्क्वायर, तीसरे ऑप्शन में दिया है एक्स क्यूब वाई क्यूब और चौथे ऑप्शन में दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या है, x बराबर क्या दिया है आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब और b बराबर क्या दिया है एक्स वाई क्यूब, यानी कि हमें कॉमन ढूंढना है कि दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है हमको ढूंढना है। तो यहां देखिए एक्स क्यूब क्या क्या कॉमन है, x इसमें कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, यानी कि अगर इसको लिख दिया जाए दोस्तों इस तरह से, a बराबर लिख दिया जाए x गुड़े y गुड़े y, ऐसे लिख दिया जाए दोस्तों, और b बराबर लिख दिया जाए दोस्तों x गुड़े y गुड़े y, क्या लिया दोस्तों y गुड़े y। तो यहां क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि दोनों में एक x कॉमन है और दो y कॉमन है। तो क्या लिख लेंगे, x और दो y का मतलब y गुड़े y क्या हो जाएगा, एक x कॉमन हो जाएगा, दो y, यानी कि x गुड़े y। इस तरह से अगर लिख दिया जाएगा, यानी कि HCF बराबर, ये लिखेंगे ना, HCF बराबर x गुड़े y, तो क्या हो जाएगा x y का स्क्वायर। HCF होगा क्या आ जाएगा x y का स्क्वायर। और कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, x y पर स्क्वायर दिया हुआ है, यह ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 पर, प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ दोस्तों, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q, जहां पर क्या दिया है, p बराबर दिया है ab स्क्वायर दिया हुआ है दोस्तों, और q बराबर क्या हो दोस्तों, q बराबर दिया है a क्यूब और b दिया हुआ दोस्तों। कह रहा है इन दोनों का आपको क्या निकालना है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं। तो p और q का लासा क्या होगा, यही हमको दिखाना है दोस्तों। तो पहले हम इनको विस्तार रूप से इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p बराबर हम लिख लेते हैं, इसको विस्तार रूप में लिखेंगे तो p बराबर क्या लिख देंगे, a गुड़े b। ठीक है दोस्तों, और q बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, a गुड़े b। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन है दोस्तों इसमें, देखिए a कॉमन है और b कॉमन है, तो कॉमन एक बार लिख लेते हैं, a गुड़े b। उसके बाद क्या क्या बच रहा है, a गुड़े b बच रहा है दोस्तों। ठीक है, तो क्या, यानी कि 3a बच रहा है, कितना बच रहा है दोस्तों, 3a, 1 2 3a बच रहा है। तो क्या करेंगे, a क्यूब कर लेंगे, और गुड़े b कितनी बार बच रहा है, तो यहां हो जाएगा b स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा a क्यूब b स्क्वायर, यानी कि यही आपका क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा। इसका लासा आ जाएगा। और देख लेते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, a क्यूब और b स्क्वायर, ये कैसा होगा दोस्तों, सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न नंबर और प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न संख्या 13, ये कह रहा है दोस्तों, एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है। तो मैंने पहले बता दिया है दोस्तों, परिमेय अपरिमेय संख्या को, चाहे जैसे किसी अपरिमेय संख्या से, देखिए किसी अपरिमेय संख्या में, यहां लिख दीजिए किसी भी अपरिमेय संख्या में, किसी अपरिमेय संख्या में फिर से लिख देता हूं दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपके यहां पर, प्रश्न नंबर 13, किसी अपरिमेय संख्या में, किसी अपरिमेय संख्या में, ठीक है, किसी परिमेय संख्या से गुणा किया जाए, किसी परिमेय संख्या से, चाहे आप क्या करो, भाग करो, गुणा करो, जोड़ कर दो, घटाना कर दो, प्राप्त संख्या क्या होगी, प्राप्त संख्या हमेशा परिमेय होगी। प्राप्त संख्या क्या, प्राप्त संख्या परिमेय संख्या हो, कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या हो। कैसी संख्या होगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यानी किसी अपरिमेय संख्या में हम चाहे किसी परिमेय संख्या से गुणा करें, भाग करें, जोड़े या घटाएं, तो संख्या कैसी होगी, अपरिमेय ही होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14।
दोस्तों कह रहा है इसमें कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो, वो कैसी होगी। तो इसमें देख लेते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा दोस्तों। लिखा है सदैव अपरिमेय संख्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। कैसी प्राप्त होगी, सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसका ऑप्शन नंबर ये सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है, इसमें दिया है ऑप्शन, पहला ऑप्शन 10 दिया है, दूसरा 100 दिया है, तीसरा दिया है 504 और चौथा दिया है 2520। और क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाए, कौन सी होगी। तो हम 1 से 10 तक की संख्याएं लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लेते हैं। इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे तो बड़ा आएगा, इसलिए मैंने एलसीएम लेके पहले से ही इसमें लिख दिया है। और एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2520 आ जाएगा दोस्तों। तो यही एक ऐसी संख्या होगी जो कि इन सभी संख्याओं से भाग देने पर क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो क्या होगी, 2520, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए जो है इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या जो है 15 पर। प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ दोस्तों, परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिया है पहला 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 3 और चौथा दिया है 4। तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो पहले हल जब कर लेते हैं तो पहले हम नीचे वाले का यानी कि हर का गुणनखंड कर लेते हैं। जब हर का गुणनखंड कर लेंगे तो क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों, 14,587 बटे हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि 4 बार 5 आ जाएगा। फिर जब इसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 14,587 बटा 2 के ऊपर 1 घात और गुणे हो जाएगा 5 के ऊपर 4 की घात। तो हम इस घात को बराबर करेंगे, यानी कि जब 5 इसकी घात को हम जब बराबर करेंगे तो हम 10 पर उतना घात लगा सकेंगे जिससे हमें जो है आसानी से को कर सकें, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, घात बनाने के लिए क्या होगा, 2 के ऊपर 3 की घात से इसमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तब ऊपर घात क्या होता है, हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जितनी घात से इसमें गुणा करेंगे उतनी घात से इसमें गुणा करेंगे। तो क्या लिख देंगे, दोनों अंश तथा हर में क्या कर देंगे, 2 के ऊपर 3 की घात से गुणा करने पर, की घात से गुणा करने पर, गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर, ठीक है। 2 के ऊपर 3 की घात से गुणा करने पर, जब गुणा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, गुणा करवा लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 14,587 गुणे 2 के ऊपर 3 यानी 2 दूना 4 दूना 8 और नीचे क्या करवा लेंगे, 2 के ऊपर 3 गुणे 2 के ऊपर 1 गुणे 5 के ऊपर 4। इसका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तर देख लीजिए। अगर इसमें इसका गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 1,16,696 बटा क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 के ऊपर 4 गुणे 5 के ऊपर 4। यानी कि जब इसको फिर से पूरा प्रसार इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बटा कितनी में आ जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा दोस्तों, 10,000। जब हम दशमलव में करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 शून्य है, 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 11.6695। तो कितने अंकों तक इसका दशमलव प्रसार है दोस्तों, 4 अंकों तक। कितने अंकों तक, 4 अंक तक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 दिया है 4, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों, और आज का ये पार्ट 1 वास्तविक संख्याओं का अंतिम प्रश्नावली था। और अगली बार हम मिलते हैं बहुपद, यानी कि अगले पार्ट से, कक्षा 10 का अगला पार्ट है बहुपद। तो अगले पार्ट से मिलते हैं, पार्ट नंबर 2 से। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों कोई अगर गलती हो या कोई मिस्टेक हो तो उसे कमेंट में जरूर बताते रहिए, जिससे हम अपनी गलतियों को सुधारते रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों हमें यकीन है कि आपसे हमें जैसा प्यार अभी तक मिलता चला आ रहा है, ऐसा ही प्यार हमें मिलेगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।